हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नीतीश जायसवाल। आज हम आप लोगों को अपनी नई क्लास में इंग्लिश क्लास 12th का पढ़ाने जा रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग तन मन और धन से इस पुस्तक को अच्छी तरह से पढ़ेंगे जिस तरह से हम पढ़ाएंगे। और मैं इतनी उम्मीद अवश्य कर सकता हूं 100 मार्क्स के इस एग्जाम में आपको कम से कम 90 जरूर आ जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, जिस तरह से हम आपको पढ़ाएंगे, एक कॉपी यानी कि नोटबुक और एक पेन आप अपने पास रखिएगा। जो जो मेन टॉपिक हम लिखेंगे, मेन पॉइंट हम लिखेंगे, उसको आप नोट डाउन करते जाइएगा। फिर क्या होगा कि उसको आप खाली समय में मात्र 10 मिनट जब आप उसको फिर से देखिएगा तो आपको हमेशा हमेशा के लिए वो चीज़ याद रहेगी। जिस तरह से अभी हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, पढ़ाने वाले तो बहुत सारे शिक्षक होते हैं, लेकिन मेरा पढ़ाने का ढंग थोड़ा अलग है। तो इसीलिए मैं आशा करता हूं कि बिना समय को नष्ट किए हुए, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, अपने लोग क्लास 12th के इंग्लिश को पढ़ेंगे। चलिए, जैसा कि हमारे हाथ में क्लास 12th की बुक है जिसमें लिखा हुआ है रेनबो। क्या लिखा हुआ है? रेनबो। रेन मीन्स वर्षा, बो मीन्स धनुष। तो अपने लोग जानते हैं रेनबो को हिंदी में इंद्रधनुष कहते हैं। जो स्काई में, आसमान में 7 कलर का या 3 कलर का या 5 कलर का हम लोग को दिखाई पड़ता है, उसे हम रेनबो कहते हैं। बारिश जब होती है और थोड़ा धूप भी उगा रहता है तो उस टाइम में हमें आसमान में, स्काई में रेनबो दिखाई देता है। जैसा कि आज से कुछ दिन पहले भी हम भी देखे थे, हालांकि पहले भी देखे थे लेकिन कुछ दिन पहले भी देखे हैं रिसेंटली। तो उसके बाद अपने लोग किस चीज की, किस सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं? तो इंग्लिश के क्लास 12th की पढ़ाई करने जा रहे हैं। तो क्लास 12th में क्या क्या सेक्टर है, क्या क्या खंड है? तो 2 सेक्टर में इसको डिवाइड किया गया है। पहला सेक्टर है प्रोज, सेकेंड सेक्टर है पोएट्री। प्रोज मीन्स, इट मीन्स गद्य खंड। जैसे कि हम हिंदी के पुस्तक में पढ़ते थे गद्य खंड और पद्य खंड। बोले तो गद्य खंड मीन्स जिसमें कहानी हम लोग पढ़ते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी गांव के बारे में, किसी घटना के बारे में। और पद्य खंड मीन्स किसी कविता के बारे में, और ये सारी चीजें, किसी संगीत के बारे में। तो हम लोग वो सब पोएट्री में पढ़ते हैं। तो आप लोग नोट डाउन कीजिएगा प्रोज। जैसा कि इन क्लास 12 की इंग्लिश बुक में भी आप देख सकते हैं खोल के, एक साइड लिखा हुआ है प्रोज, जिसमें अपने लोग को टोटल चैप्टर, नंबर ऑफ चैप्टर जो है 11 डाला हुआ है। नंबर ऑफ चैप्टर क्लास 12 के इंग्लिश में प्रोज सेक्टर में 11 चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग। 1 बाय 1 कर करके हम लोग 11 चैप्टर को कवर करेंगे। और मैं आप लोगों से ये उम्मीद करता हूं कि अप्रोक्स 3 to 5 डेज यानी कि 3 से 5 दिनों में एक चैप्टर को पूरी तरह से खत्म करने की पूरी कोशिश रहेगी। फिर जाके हम लोग गद्य खंड, हमारे पढ़ाने का ये रहेगा सिस्टम कि पहला एक चैप्टर हम लोग प्रोज से करेंगे, दूसरा जैसे ही वो खत्म हो जाता है तो पोएट्री से करेंगे। फिर नेक्स्ट ये दोनों एक चैप्टर खत्म होने पे ग्रामर का भी कुछ पार्ट, कुछ पोर्शन हमारे इंग्लिश के क्लास 12 के एग्जाम में पूछा जाता है बीएसईबी में, ठीक है, बिहार बोर्ड में। तो फिर क्या करेंगे, एक चैप्टर जो है, एक कोई अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ग्रामर से भी कोई पोर्शन एक पढ़ेंगे। तो इस तरह से अगर हम लोग पढ़ेंगे तो रिवाइज करने में भी मजा आएगा और साथ में पढ़ाई करने में भी आप लोगों को ऐसा फील होगा कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो पढ़ाई जो है एकदम अच्छी तरह से हो रही है और सारा सेक्टर हम लोगों का पूरा हो रहा है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो प्रोज यानी कि गद्य खंड, जिसमें कितने चैप्टर हैं? तो 11 चैप्टर है। दूसरा पोएट्री, पद्य खंड, इसमें कितने चैप्टर हैं? तो 10 चैप्टर है। चलिए, अब हम लोग बिना समय को बर्बाद किए हुए प्रोज सेक्टर का 1 नंबर का हम लोग जो भी इसमें कहानी दी हुई है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। देखिए, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं हमारे देश को फ्रीडम दिलाने में, स्वतंत्रता दिलाने में एक महान व्यक्ति थे जिनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। द मोहनदास करमचंद गांधी, क्या नाम था? महात्मा गांधी जी का द फुल नेम ऑफ महात्मा गांधी इट्स मोहनदास करमचंद गांधी। करमचंद गांधी उनके पिताजी का नाम था और उनका नाम था महात्मा। तो मोहनदास करमचंद गांधी जो है उनका पूरा नाम हुआ। तो हम लोग उस
उसमें किसमें पढ़ेंगे? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और इनको जो है लिखा गया है महात्मा गांधी जी के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। और मैं बार बार इसीलिए रिपीट करते जा रहा हूँ एक ही बात को कि आपके मस्तिष्क में वो बात घुस जाए, वो बात बैठ जाए और आप भूले नहीं। हु रोट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर? किसने लिखा है भारतीय सभ्यता और संस्कृति को? तो मोहनदास करमचंद गांधी, इन शॉर्ट महात्मा गांधी। चलिए हम इसको हिंदी में भी लिखते हैं, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। भारतीय सभ्यता और संस्कृति, ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। तो हम इसको ऐसे उल्टा भी लिख सकते हैं, भारतीय संस्कृति और सभ्यता, ठीक है। क्या लिख सकते हैं? भारतीय संस्कृति और सभ्यता, ठीक है। तो चाहे इसको इधर लिखे कि उसको इधर लिखे, एंड लगा हुआ है तो हम किसी को किधर भी लिख सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि अब यहाँ पे एक चीज और है कि यहाँ पे तो हम पहले सभ्यता लिखे थे, बाद में संस्कृति, लेकिन उल्टा फिर क्यों लिखे? क्योंकि संस्कृति ही जो है बहुत दिन तक रहने के बाद सभ्यता बन जाती है। तो शायद आप लोग, अगर कोई व्यक्ति 11th में मेसोपोटामिया के बारे में पढ़े होंगे हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री में, तो उसमें आपको पता चल रहा होगा कि संस्कृति से सभ्यता कैसे बनी, ये सारी चीजें, ठीक है। खैर हम उसकी बात ना करते हुए हम आते हैं अपने इंग्लिश के क्लास में। तो हमारा क्या लिखा हुआ है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो महात्मा गांधी। तो चलिए, मोहनदास करमचंद गांधी 1869 टू 1948, पहला ही लाइन लिखा हुआ है मोहनदास करमचंद गांधी। हम शॉर्ट में लिखते हैं महात्मा गांधी। इसको आप नोट डाउन करते जाइए। इससे क्या होगा कि एक बार में आप जो है देखिएगा और वो तुरंत आपके दिमाग में घुस जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम दो चीज लिखे हुए हैं। हम यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं? दो चीज लिखे हुए हैं। पहला चीज लिखे हुए 1869 और दूसरा लिखे हैं 1948, 1869 टू 1948, ठीक है, 1869 टू 1948। इसका मतलब क्या हुआ कि महात्मा गांधी जी का जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में क्या हुआ था? महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, ठीक है। ठीक है, अब देखिए इनकी मृत्यु भी हुई। जाहिर सी बात है, जिस व्यक्ति का जन्म होगा उनकी मृत्यु तो तय है। तो 1948 में 30 जनवरी, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन 30 जनवरी होगा। 1948 ईस्वी में महात्मा गांधी जी का मृत्यु हो गई थी। तो महात्मा गांधी जी का जन्म 1869 एंड डेथ 1948। आपको इस तरह से पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव 1 मार्क का क्वेश्चन। हम आपसे बताइए इंडियन सिविलाइजेशन, हु रोट द इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर? तो महात्मा गांधी। when died महात्मा गांधी? तो हम क्या बोलेंगे? 1948। और महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो 1869, ठीक है। आइए अब अपने लोग लाइन बाय लाइन अपने लोग क्या करते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी 1869 टू 1948, ठीक है, पॉपुलरली नॉन एज बापू, ठीक है। पॉपुलरली मींस होता है प्रसिद्ध। पॉपुलरली देख लीजिएगा आप, आपके किताब में ही जो है वो वर्ड लिखा हुआ पॉपुलरली, जिसका हिंदी मतलब होता है प्रसिद्ध। अब यहाँ पे है एज अ बापू, यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी जी जो है बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे बापू नाम से भी। किस नाम से? बापू। अब देखिए आगे क्या है, द फार्मर ऑफ द नेशन, यानी कि राष्ट्र के जो है किसान भी कहा जाता था। द फादर ऑफ ए नेशन, ऑफ द नेशन, यानी कि राष्ट्र के पिता भी इसे कहा जाता था। राष्ट्रपिता, अपने लोग पढ़ते हैं राष्ट्रपिता, राष्ट्र के पिता, राष्ट्रपिता, फादर ऑफ द नेशन, ठीक है। वाज मोर स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। तो यहां पे क्या लिख दिया गया है? स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल मींस होता है
और लीडर, स्पिरिचुअल लीडर, धार्मिक, और लीडर मीन्स नेता। पॉलिटिशियन, देखिए छोटा छोटा, पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन मीन्स हो गया नेता, लीडर मीन्स भी नेता, पॉलिटिशियन मीन्स राजनीतिक, राजनेता, ठीक है, या राजनेता बोलिए या राजनीतिक बोलिए, ठीक। तो चलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, वाज मोर स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। तो वो क्या थे कि एक राजनीतिक से ज्यादा, एक राजनीतिक से ज्यादा वो क्या थे, एक धार्मिक लीडर थे, एक धार्मिक नेता थे, ठीक है। He successful used truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India and helped India gain independence। इसमें कुछ वर्ड आया है, वो अगर वर्ड का आप हिंदी मीनिंग याद कर लेते हैं फिर आप भी उस चीज को समझ सकते हैं, ठीक है। अभी चलिए हम एक सेंटेंस लिखते हैं। He successfully used truth and non-violence as the chief weapons। पहला शब्द आता है non-violence, non-violence, नॉन वायलेंस मींस होता है अहिंसा, वायलेंस मींस हिंसा और नॉन वायलेंस मींस अहिंसा, ठीक है। ट्रुथ, ट्रुथ तो जानते ही आप, सच्चाई, सत्य, ट्रुथ मींस सत्य। और चीफ वेपन्स, चीफ मींस मुख्य होता है, वेपन्स, वेपन्स, वेपन्स मींस होता है हथियार, हथियार, ठीक है। उसके अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड हेल्प द गेन इंडिपेंडेंस, गेन मींस होता है प्राप्त करना, गेन मींस प्राप्त करना या पाना, ये सारी चीजें। इंडिपेंडेंस का तो आपको मालूम ही है, इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं हम, इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस मींस स्वतंत्रता, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखा गया ही सक्सेसफुली यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। यानी कि उन्होंने मुख्य रूप से सत्य और अहिंसा को हथियार बनाते हुए भारत को आजादी दिलाने में मुख्य सहायता दिया, ठीक है। तो ये क्या है कि ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो भारत में जो है अंग्रेजों का जो शासन था उससे स्वतंत्रता दिलाने में इनका मुख्य योगदान क्या रहा, किस चीज का ये मुख्य हथियार बनाते थे, तो सत्य और अहिंसा की राह पे चलने के लिए ये इनका मुख्य हथियार था। From 1915 till 1948, he completely dominated Indian politics. Dominated means समर्पित। चलिए लिखते जाइए, वर्ड को लिखिएगा, मेन है वर्ड मीनिंग ये। अगर आपको वर्ड याद है, ठीक है, डोमिनेटेड यानी कि निर्भरता एक तरह से कह दें, ठीक है। तो अगर आप वर्ड मीनिंग को लिखते जाते हैं और उसको एक बार आप अगर नजर से देख लेते हैं तो फिर वो आप जाके खुद से भी जो है उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके फिर आप उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे चलते हैं। He completely dominated Indian politics, यानी कि 1915 से 1948 तक जो है वो पूर्ण रूप से जो है समर्पित कर दिया अपने जीवन को, किस चीज में, तो भारतीय राजनीति में, ठीक है। आगे चलते हैं। He died at the hands of a fanatic on 30 जनवरी 1948। जो देखिए मैंने बोला था ना 30 जनवरी 1948 ईस्वी को इनका फिर क्या हो गया, निधन हो गया, वो मर गए, फैनेटिक, ठीक है, कट्टर। फैनेटिक एक वर्ड आया है, फैनेटिक मींस कट्टर। कट्टर बोले तो जैसे कि कोई व्यक्ति मानता है कि आप इस चीज को मानेंगे, चाहे उसको आप कितना भी समझा दीजिए कि ये गलत है, ये सही नहीं है, इस पे मत चलो राह पे, फिर भी वो उस चीज को लेकर के क्या रहेंगे, तो अड़े हुए रहेंगे। तो उसी प्रकार ये पूर्ण रूप से अपने को समर्पित कर दिया भारतीय राजनीति में 1915 से 1948 तक, और अंततः इनका 30 जनवरी 1948 ईस्वी को निधन हो गया, ठीक है। हिज ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ठीक है। एक्सपेरिमेंट इस होता है क्या करना, आप खुद बताइए, एक्सपेरिमेंट करना, यानी कि, और आगे चलिए ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी एक वर्ड आ रहा है, ऑटोबायोग्राफी, और उसके बाद जाके एक और वर्ड आ रहा है एक्सपेरिमेंट। दो चीज आया यहाँ पे, विद ट्रूथ, एंड ही न्यूमरियस आर्टिकल्स दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया एंड द स्पीचेस दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन।
ओकेजन मीन्स हो गया समारोह, एक्सपेरिमेंट मीन्स हो गया, और ऑटोबायोग्राफी मीन्स आत्मकथा, एक्सपेरिमेंट, और उसकी यंग इंडिया यानी कि यंग मीन्स जवान युवा भारत, एक्सपेरिमेंट। उसके बाद देखिए स्पीचेज डिलीवर्ड, young Indian speeches or delivered on different occasions, he revealed him not only as an original thinker but also as a great master of chaste idiomatic English. In the following extract, Indian civilization and culture, Gandhiji talked about sound foundation of Indian civilization which has successfully withstood the passage of time. चलिए यहाँ तक अपने लोग पढ़ते हैं शुरू से। हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी आत्मकथा है, क्या है? तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। अब पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी और ऑटोबायोग्राफी नेम इज, तो क्या लिखना पड़ेगा? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ एंड द न्यूमरस आर्टिकल। और उन्होंने और भी बहुत सारे क्या लिखे हैं? आर्टिकल लिखे हैं, अनुच्छेद लिखे हैं, किसी एक टॉपिक पे, बहुत सारे टॉपिकों पे लिखे हैं। That he wrote for young India and he speeches that he delivered on different occasion. जो युवा भारत के लिए, भारत के युवा के लिए उन्होंने क्या किया? बहुत सारे भाषण दिए, स्पीचेस दिए, ठीक है। डेट ही डिलीवर ऑन डिफरेंट, और बहुत सारे समारोह पे, कोई जैसे मान लीजिए कोई पूजा हो गया, दुर्गा पूजा हो गया, कोई दशहरा, कोई होली, या इस तरह की कोई भी ओकेजन होता था, तो उस पे महात्मा गांधी जी अपना भाषण, अपनी जो आत्मकथा होती थी, अपने जो मन की व्यथा होती थी, तो जो सुधार करना है अपने भारत में, उस चीज के लिए उन्होंने भाषण दिया। चेस्ट एडमेटिक इंग्लिश ग्रामर थे, आप देखिए। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, इंडियन सिविलाइजेशन का गांधी जी टॉक अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन व्हिच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड द पासेज ऑफ टाइम। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने साउंड फाउंडेशन नामक एक संस्था बनाई, जो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उसको निभाया। आगे चलते हैं। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन व्हिच हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मैटेरियलिटी कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट द इमोरल इवन। अब देखिए यहाँ पर होता है मैटेरियलिटी, मैटेरियलिटी, ठीक है, मैटेरियलिटी कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट द मोरल बीइंग। तो अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जैसे कि अपने लोग की प्राचीन नहीं, वेस्टर्न सिविलाइजेशन यानी कि जो पश्चिमी सभ्यता है, दूसरे देश की सभ्यता है, जैसे कि अमेरिका की और रूस की, फ्रांस की, इस तरह की और भी चीजें, और चीन की जो सभ्यताएं हैं, वो सभ्यताएं अपने लोग की सभ्यता से भिन्न है। सभ्यता बोले तो अपने लोग का खाना पीना, पहनावा, ओढ़ावा, चलन, बात विचार, जो भी चीजें हैं, वो सारी चीजें सभ्यता के अंतर्गत आती है, रहन सहन। तो ये सारी सभ्यताएं जो है अपने देश की, वो दूसरे देशों की सभ्यता से भिन्न है, अलग है। अब आगे चलते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, आई बिलीव दैट सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट बी बीटेन इन द वर्ल्ड, नथिंग कैन इक्वल सीड्स साउंड बाय द आवर एंसेस्टर्स। अब एक वर्ड आया एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स। उसके बाद एक वर्ड है इवॉल्व, तो आइए हमारे एंसेस्टर पर। आई बिलीव दैट सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड, मुझे विश्वास है कि भारत की सभ्यता जो है वो तरक्की का, उसके तरक्की का कारण इज नॉट बीटेन इन द वर्ल्ड, उसे भारत में किस देश के किसी भी कोने में उसे क्या किया जा सकता है? गिराया नहीं जा सकता, मारा नहीं जा सकता है, दबाया नहीं जा सकता है भारत के सभ्यता को। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोwn बाय द आवर एंसेस्टर्स, जो हमारा बीज बोया गया है,
भारत में जो है हमारे पूर्वज के द्वारा जो बोया गया बीज है, यानी कि हमारे पूर्वज के द्वारा जो सभ्यताएं हमें दी गई है, उनका मुकाबला, उनकी बराबरी देश के कोई भी अन्य सभ्यताएं नहीं कर सकती है। रोम एंड ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट। The might to be pharaohs was broken. Japan has become westernized. Of China, nothing can be said, but India is still somehow or other sound at the foundation. The people of Europe learn their lessons from the writings of the men of Greece or Rome, which exist no longer in their former glory. चलिए, अभी आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, उसके बाद जाके क्या होता है आगे हम लोग दूसरे क्लास में पढ़ेंगे। तो हम लोग आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा और ये 10 से 20-25 मिनट की क्लास में आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा सारी चीज़ें, और हम उम्मीद करते हैं कि कल का क्लास भी आप लोग देखिएगा। और हमारे चैनल पे लाइन बाय लाइन जो है क्या रहेगा, चैप्टर का नाम लिखा हुआ रहेगा, उसको आप लोग सीरियली से देख देख के पूरा पढ़ सकते हैं। चलिए, गुड नाइट।